हेलो एवरीवन, वेलकम टू LWS जूनियर्स यूट्यूब चैनल। और आज हम डे 18 पर हैं, यानी कि हमारा जो इंटरमीडिएट लेवल है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे है। जी हाँ, अगर आप LWS जूनियर के इस चैनल पे नए हैं या फिर आप अभी जो है स्पोकन इंग्लिश के कोर्स के डे 18 को पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले कि आपने वीडियोस चेकआउट नहीं किए, तो शायद आप लोगों के लिए यहाँ पर अभी ये समझना बड़ा मुश्किल होगा कि मैम कह रही है इंटरमीडिएट लेवल और वो भी ख़त्म होने के कगार पर है, एज ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग, है ना। तो देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है यहाँ पे कि हमारे इस चैनल पर हम उन सभी जो लर्नर्स हैं, ठीक है, उनको केटर करते हैं। उनके जो डेली बेसिस पर या उनके फॉर्मल स्पेस पर कहीं पे भी उनको जो भी तकलीफ़ होती है, कोई ज़रूरत होती है, हम उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऐसे कोर्सेज़ को हम रिलीज़ करते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये चैनल है ये बेसिकली है जूनियर डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए। अब हमारे जूनियर डिफेंस एस्पिरेंट्स जो है, जो कल के दिन हमारे डिफेंस ऑफिसर्स बनने की तैयारी कर रहे हैं या बनेंगे, तो जाहिर सी बात है ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग, ड्यूरिंग देयर स्कूलिंग और ड्यूरिंग देयर सर्विस दे विल नीड स्पोकन इंग्लिश। और इन सब तक पहुंचने से पहले उन्हें चाहिए कि इंटरव्यू में जो है उनके साथ एक ऐसी स्किल हो जो उनको बाकी बच्चों से एक अपर एज दिलाए, है ना। तो क्या स्पोकन इंग्लिश वो काम करेगी? बिल्कुल, स्पोकन इंग्लिश यही काम करेगी, क्योंकि आप देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की, स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं, या बच्चे जो CBSE बोर्ड से तो हैं लेकिन इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर भी ली जैसे तैसे, लेकिन अंग्रेज़ी बोलनी अभी भी नहीं आती, तो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स लाया गया, ठीक है। इट इज़ डिज़ाइन टू केटर देयर नीड्स, बट ऑन द सेम टाइम वो सभी स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि हम भी इंग्लिश बोलना सीखें, हो सकता है कोई बच्चा अपने दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा, वहाँ पे इंटरव्यू होगा, या हमारे हाउसवाइफ जो हैं, जो हमेशा कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड करते हैं कि उनके पास स्किल तो है लेकिन वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं, स्किल है कई सारे आर्ट्स के ऐसे स्किल हैं, चाहे वो कुकिंग हो, निटिंग हो, इस तरह के कई सारे स्किल्स हो सकते हैं। लेकिन आज के इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में और डिजिटल वर्ल्ड में जब आप स्क्रीन के सामने होते हैं तो आपको अपने आप को इन अ सर्टेन मैनर प्रेजेंट करना होता है। तो हमने जो है उनके लिए भी इस कोर्स को बना दिया। कहने का मतलब बिल्कुल ज़ीरो लेवल से यहाँ पर मैंने जो है इस कोर्स की तैयारी की है। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आप यहाँ पर चीज़ों को सीख पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अब आप देखिए इसके आगे की कहानी क्या है। इसके आगे कहानी ये है भाई कि अब मैंने ये बनाया 30 डेज़ का कोर्स। अब इस 30 डेज़ के कोर्स को अगर आपने अभी तक क्या नहीं किया, ज्वाइन ही नहीं किया, क्योंकि हर दिन ये कोर्स का सक्सीडिंग जो पार्ट है वो आता रहता है, तो डे 1 से आपको जुड़ना पड़ेगा। डे 1 से आपको स्पोकन इंग्लिश की जो इकाई, जो बिल्कुल यूनिट लेवल पे जो मैंने काम किया, बेसिक लेवल पे जो मैंने काम किया है, उसको करना पड़ेगा। तो मैंने जो है 30 डेज़ के कोर्स को 10 के पार्ट में डिवाइड कर दिया। 10 फॉर द बेसिक, 10 फॉर द इंटरमीडिएट एंड द अदर 10 और द लास्ट 10 स्लॉट फॉर द एडवांस लेवल, ठीक है। अब इसको डिवाइड करने के बाद आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी बड़ी सिंपल है, करना कुछ नहीं है। बेसिक लेवल पे सीखो, सिर्फ सीखो, कुछ मत करो, सीखो, और जो टिप्स आपको दिए गए बस उस पर फोकस करो। इंटरमीडिएट लेवल पे आके सीखो, समझो और प्रैक्टिस में लेके आओ। और जैसे ही आप जो है यहाँ देख सकते हैं कि आज जो है हम डे 18 में प्रेपोजिशन के ही पार्ट्स को आगे लेके जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा पिछली क्लासेस में भी प्रेपोजिशन को लेकर ही बातें हुई हैं। तो प्रेपोजिशन जो है ये इंटरमीडिएट लेवल का भी सबसे हायर पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट लेवल पे क्या करना है? इंटरमीडिएट लेवल पे केवल आपको सीखने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस भी करनी है, और इसीलिए मैं प्रैक्टिस की वर्कशीट्स आप लोगों को प्रोवाइड करके देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। कोई भी नोट्स की PDF नहीं देती हूँ। सिंपल फंडा ये है, स्पून फीडिंग अगर की जाएगी, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है नोट्स दे दूँ कि चलो भाई तुम कर लो, अब इसको पढ़ लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, तुम ही लोग होगे कल को जो उस PDF को खोल के देखोगे भी नहीं, समझ है।
तो जब यहाँ पर वीडियो पॉज कर करके नोट्स बनाओगे ना तो अपनी मेहनत लगेगी, और जब अपनी मेहनत लगेगी तो अपने बनाया खाना तो कैसा भी हो सबको वो कैसा लगता है, बढ़िया लगता है, एकदम टेस्टी लगता है। तो कारण क्या है कि उसमें मेहनत आपकी है, तो वही मेहनत हमें यहाँ लगानी है। और आइए अब हम शुरू कर देते हैं हमारे डे 18 के प्रेपोजिशंस को। और यहाँ पे जिन प्रेपोजिशन की आज बात होगी वो है टू, फॉर, विद, बाय। ये 4 प्रेपोजिशंस है। देखो मैंने किया ये था कि मैंने पहले भी बताया आपको डे 1 के जो प्रेपोजिशन का क्लास था कि मैं कैटेगरी के हिसाब से पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे कई ऐसे प्रेपोजिशन है जो सेम फंक्शनल कैटेगरी के होते हैं, सेम यूज में आते हैं, आपको केवल उनको क्या करना होता है, उनका फर्क समझना होता है। जैसे हमने इन ऑन में देखा था, इन ऑन एट में कई बार इन और एट लोकेशन के बारे में बात करें, लेकिन हम वहाँ पर कंफ्यूज होते हैं किस में इन लगाए किस में एट लगाए। इन ऑन टाइम के लिए यूज हो जाते हैं, किस में टाइम बताएं, किस में मंथ बताएं, किस में डेट बनाएं, किस में स्पेसिफिक इवेंट बताएं, क्या करें, कहाँ इन लगाएं, कहाँ ऑन लगाएं, कहाँ एट लगाएं। तो वो मैंने बताया था। नहीं देखी है वीडियो, मिस कर दी है तो डे 17 में पहुँच जाइए। ठीक है, अब इसी के साथ यहाँ पर हम आ जाते हैं। फोकस हमारा रहेगा डे 18 में टू, फॉर, विद, बाय। ठीक है, चलो जी अब टू, फॉर, विद, बाय का हम कर लेते हैं काम। तो जो प्रेपोजिशन है टू, लो जी, अब मैंने ये 3 तरह के टू क्यों लिख दिए, कारण ये है कि कई लोगों को मैंने देखा है जो ऐसी गलतियां कर देते जब वो लिख रहे होते हैं या कई बार जब वो बोल रहे होते हैं। टू 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 टू, ठीक है, और ये टू। अब फर्क क्या है, ये है डिजिट वाला टू, नंबर वाला टू, यानी कि ये पहचान रहे हो, 1 के बाद जो आता है 2, 3 से पहले जो आता है 2। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद 2 ऑल्सो, है ना। इसको एक और तरीके से अगर हम करें, दिस इज टू मच, बहुत ज्यादा। ठीक है, भी के सेंस में भी यूज करते हैं और बहुत ज्यादा के सेंस में भी यूज करते हैं। और ये जो भाई साहब हैं यहाँ पे, ये है हमारे प्रेपोजिशन, ये है आज इनके बारे में चर्चा होगी। ठीक है, और ये चर्चा यूं ही नहीं होगी, इस चर्चा को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेपोजिशन को समझना पड़ेगा। चलो, तो अगर आप लोगों को याद होगा कि प्रेपोजिशन जो है मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था तो कैसे पढ़ाया था, क्या बताया था। जब प्रेपोजिशन की बात हुई थी तो मैंने प्रेपोजिशन समझाया था। तो आप बताइए कि मैंने प्रेपोजिशन में क्या समझाया था, क्या बताया था। प्रीपोजिशन, प्री अब अगर हम डेफिनेशन पे जाते हैं, वापस फ्लैशबैक में जाओ, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम छोटे बच्चों की तरह एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ते रहेंगे तो हम रट रहे हैं, हम सीख नहीं रहे, हम रट रहे हैं। और हम यहाँ पे रटने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। इसके जो आप रूल्स पढ़ते आए हैं बचपन से, उनको प्रैक्टिकली यूज़ करने के लिए आए हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, उम्मीद है नहीं होनी चाहिए। सो प्रीपोजिशन में क्या है, किसकी पोजीशन की बात हो रही है, किससे पहले प्रयोग में आ रहा है, तो संज्ञा। प्रीपोजिशन क्या करते हैं, एक जो संज्ञा है उसका अन्य के साथ क्या संबंध है, अन्य संज्ञा, ठीक है, अन्य क्रिया या उस सेंटेंस में मौजूद जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, उसके साथ उसका क्या संबंध है, उसको लेकर यहाँ पर बात की जाती है। प्रीपोजिशन वो बताता है। तो लगता बेसिकली क्या है, जैसे ये जो प्रीपोजिशन है इसमें होता क्या है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे टू, हुआ क्या, आई, मार्केट, नाउन, नहीं ये तो प्रोनाउन है, नाउन तो ये है,
तो ये जो नाउन है, ठीक है, इसका इससे क्या संबंध है, मार्केट का मेरे से क्या संबंध है, या फिर आप ये समझिए कि किसी भी सब्जेक्ट का उसके ऑब्जेक्ट से क्या संबंध है, समझे? तो वही सारी चीजें हैं। चलिए, अब प्रेपोजिशन तो मैंने समझा दिया, संबंध के बारे में बात होगी, संज्ञा का, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा क्लीन करके ना इसको जरा, अब आ जाओ भाई मुद्दे की बात पे। पढ़ना हमने है प्रेपोजिशन टू। अभी प्रेपोजिशन टू के यूज कई सारे होंगे, जिसमें से एक यूज है किसी को डायरेक्शन या मूवमेंट बताना। डायरेक्शन या मूवमेंट, इट इंडिकेट्स मूवमेंट टूवर्ड अ प्लेस और पर्सन, टूवर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं बाजार की तरफ जा रही हूं, मैं बाजार जा रही हूं, दोनों चीज सेम चीजें ही हैं। चलो पूर्व दिशा की ओर चले। इन दोनों ही जगहों में आप देखिए, एक जगह मैंने जगह का नाम ले लिया, एक जगह मैंने जो है दिशा का नाम ले लिया, डायरेक्शन का नाम ले लिया। फर्क क्या आया? फर्क कुछ नहीं आया। दोनों ही सेंटेंसेस में, दोनों ही उदाहरणों में मैं उस तरफ जा रही हूं, ठीक है। तो मैं उस तरफ जा रही हूं, मैंने ये आपसे कह दिया। अब टू का जो प्रयोग होता है वो इसी काम के लिए होता है, वो मूवमेंट को इंडिकेट करता है, टूवर्ड्स, उस तरफ जाने में, ठीक है। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट के तरफ जा रही हूं, मैं मार्केट जा रही हूं। गिव दिस टू हर, यह उसे दे दो। कहने का मतलब क्या है, जब तुम किसी के तरफ इशारा करो, तुम किसी की तरफ कोई मूवमेंट करो, अब वो पर्सन हो सकता है, वो जगह हो सकती है ना, वो व्यक्ति हो सकता है, वो जगह हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया टू। अब मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ इस डायरेक्शन के सेंस में। ये दोनों ना अपोजिट हो जाते हैं। जब डायरेक्शन की बात आती है तो ये दोनों अपोजिट हो जाते हैं। अब ये जब तुम जाने लगो, फ्रॉम लगा दो, किसी चीज से डिटैचमेंट दिखाने लगो तो तुम फ्रॉम लगा दो, ठीक है। तो एक चीज से हटना और एक चीज के तरफ जाना, ये दो अलग अलग चीजें, ठीक है। सिंपल है, चल ठीक। तो डायरेक्शन में समझ में आया कि कैसे आप इसकी तरफ इशारा करेंगे। चलो जी, रिसिपिएंट ऑफ एन एक्शन। रिसिपिएंट क्या होता है? रिसिपिएंट का मतलब जो किसी भी XYZ चीज को लेगा, ठीक है। रिसिप्ट होती है, रिसिप्ट सुना है आपने? रिसिप्ट नहीं, रिसिप्ट सुना होगा आपने, रिसिप्ट। तो रिसिप्ट और रिसिप्ट की ये जो लड़ाई है, इसमें रिसिप्ट जीतेगा, क्योंकि क्या होता है, वक्त के साथ जो है प्रोनाउंसिएशन के खेल बदलते जाते हैं, तो थोड़ा उसमें अवेयर रहना पड़ेगा। बट नेवर माइंड, हम बात करें रिसिप्ट की, तो रिसिप्ट में होता है कि तुमने कोई चीज़ ली और उसकी तुम्हारे लिए पर्ची कट गई। रिसिपिएंट क्या होगा? अवार्ड रिसिपिएंट, भारत रत्न रिसिपिएंट, वो व्यक्ति जिसको भारत रत्न मिला। तो वही मैंने बोला, द पर्सन हु इज ऑन उस तरफ में जिसको लेने का अवसर मिलेगा, कोई भी, वो पुरस्कार हो सकता है, कोई चीज हो सकती है। तो रिसिपिएंट ऑफ एक्शन का मतलब देखिए, ही सेंट अ गिफ्ट टू मी, इसका मी का, ठीक है, और गिफ्ट का क्या संबंध रहा, आप देखिए, गिफ्ट को उसे दिया गया, तो द गिफ्ट वॉज सेंट टू हर, मैं ऐसे ही बोल दूंगी। और ये भी आप सीखेंगे कि किसी भी एक बात को हम दो तरह से बोल सकते हैं, एक्टिव वे में, पैसिव वे में। ये एडवांस लेवल में सीखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब आप प्रॉपर कन्वर्सेशन में आएंगे, जब आप लोग इस तरह की कॉन्वर्सेशन, बातचीत को करना शुरू करेंगे, समझ लीजिए कि आप ये सारी चीज़ें सीखेंगे, ज़रूर सीखेंगे, ठीक है। चलिए, टाइम, लिमिटेड यूसेज। टाइम क्या होता है? टाइम का बहुत लिमिटेड प्रयोग होता है, ठीक है। लिमिटेड प्रयोग मतलब क्या है? कहने का मतलब टू का प्रयोग जब हम टाइम के लिए करेंगे, टाइम बताने के लिए करेंगे, तो हम उसका काफ़ी कम, आम बोलचाल में काफ़ी कम प्रयोग में टू आता है। देखिए, जैसे द ऑफिस इज ओपन फ्रॉम 9,
टू 5 PM। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक रेंज बताई, मैं बता देती हूँ आपको, समय का एक काल बता दिया कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक, फ्रॉम 10 AM टू 5 PM, यहां से यहां तक। ठीक है, अब आप ये समझिए, जब आप देखिए, पहला आप पढ़ रहे हैं कि टू का प्रयोग हो रहा है जब हम कहीं किसी और जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम किसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, किसी जगह की ओर बढ़ रहे हैं, या हम किसी दूसरे व्यक्ति के तरफ या हमारे तरफ कोई एक्शन आ रहा हो। रिसिपिएंट में भी वही सेम चीज़ है ना, कि कोई एक्शन तुम्हारी तरफ हो रहा हो, तुम्हारे लिए हो रहा हो, तुम पर हो रहा हो। समझ रहे हो? व्हेन हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सेंस में प्रयोग लाना चाह रहे हैं। टाइम को देख लो, समय बताना है बता लो, लेकिन लिमिटेड, एक फिक्स रेंज में। रेंज क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ही काम करना है। 9 से 5 बड़ा कॉमन सा ट्रेंड होता है, ये 9 to 5 जॉब बोल देते हैं हम। तो हम बेसिकली कॉर्पोरेट सेक्टर के जॉब्स को हम उस तरह बता रहे होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कंपैरिजंस पे। कंपैरिजंस या फिर रेशियोज पे। देयर वर 10 स्टूडेंट्स टू 1 टीचर। कितने? 10 स्टूडेंट्स टू 1 टीचर। मतलब हर एक टीचर के पास कितने स्टूडेंट है? 10 टीचर है। हर 10 स्टूडेंट के पास कितने टीचर है? 1 टीचर है। वाइसी वर्सा। रेशियो बता रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो। आई लाइक टी देन कॉफ़ी होता है। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी भी होता है। प्रेफर मतलब तुम्हारी पसंद, तुम्हारा एक रुझान उस तरफ। तो मैं कह रही हूँ आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। मैं कॉफ़ी की जगह पे चाय को पसंद करूँगी लेना, कि चाय मुझे ज़्यादा प्रेफरेबल है। समझ रहे? तो यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन भी आ जाता है। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे जो बताया। रेशियो देख लो, रेशियो भी बता दे। रेशियो आप समझते होंगे, ये जब आपके इस फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, उसको करना क्या होता है? सिंपली ऐसे लिख दे अभी फिलहाल के लिए। नेक्स्ट इज पर्पस और इंटेंशन। इन्फिनाइटिव फॉर्म। अब देखो वर्ब जो है, ये जो इन्फिनाइटिव फॉर्म होता है, जैसे टू रन, टू स्पीक, टू स्विम, टू डांस। देख लीजिए, तो यहाँ पर जो ये वर्ब है, रन, स्पीक, स्विम, डांस, इनके पहले क्या लग रहा है? टू, टू। तो ये क्या होगा? इनफाइनाइटिव वर्ब। इसे वर्ब भी नहीं कहते एक्चुअली, बस इसे इनफाइनाइटिव कहेंगे। सिंपल है। नाउ जब मुझे अपना पर्पस बताना होगा, मेरा उद्देश्य क्या है इस चीज़ को करने का, मेरा इंटेंशन क्या है इस चीज़ को करने का, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे टू का प्रयोग कर रही हूँ। आई केम हेयर टू लर्न इंग्लिश। मैं यहाँ क्यों आई हूँ? अंग्रेजी सीखने के लिए। आई केम हेयर टू लर्न इंग्लिश। तो उससे क्या पता चला? मेरा पर्पस पता चल गया। ठीक है, अब स्पोकन इंग्लिश में तुम कॉमनली कौन से रूप में टू का प्रयोग करते हो? जैसे आई विल टॉक टू यू लेटर। आई विल कंट्रैक्शनरी फॉर्म आई विल टॉक टू यू लेटर। तो यहाँ पे क्या हो गया? टॉक टू यू लेटर में टी और टू का कैसे प्रयोग आया? बताइए जल्दी, याद कीजिए। अभी आपने पढ़ा है, रिसिपिएंट ऑफ एक्शन हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है रिसिपिएंट ऑफ एक्शन। ठीक है, लिसन टू मी, मेरी सुनो, ध्यान दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिसन टू मी में जब आप किसी को क्या कर रहे हैं, किसी को अपना इंटेंशन बता रहे हैं, नहीं, जब आप बेसिकली एक डायरेक्शन दे रहे हैं सामने वाले को कि भाई तुम्हारे को एक सूचना दी जा रही है, तुम्हें एक जो है
तुम्हारे ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश की जा रही है कि आप मेरी तरफ ध्यान दें, मेरी बात सुने, मुझ पे गौर करें, मेरी बात पे गौर करें। टू लगा दिया तो तरफ, टूवर्ड्स। राइट अ लेटर टू हिम, राइट अ, तो ये एक एक्शन है, एक्शन को रिसीव कर रहा है वो लड़का। राइट अ लेटर टू हिम, उसे एक पत्र लिखो, उसे, ठीक है, रिसिपेंट अगेन ऑफ एक्शन। तो ये एक कॉमन से यूज है, डेली बेसिस पे आप देखते होंगे। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं फॉर की। तो बड़े इंटरेस्टिंग रहे, अगर आप देखोगे टू का जो यूज़ था बड़ा इंटरेस्टिंग था। और मैंने देखा है अक्सर लोग जो है टू और फॉर में ही अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, टू और फॉर में ही अक्सर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने बताया कि सेम फंक्शनल यूजेस कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेम फंक्शनल यूज देखने को मिलेंगे। फॉर में क्या लग रहा है आपको, क्या कोई आया यहाँ पर टू के जैसा? टू के जैसा भाई कोई है फंक्शन? है, पहला ही फंक्शन टू के जैसा। टू में क्या था? इंटेंशन, पर्पस, TO2, टाइम ड्यूरेशन भाई। और टू में क्या था? टाइम, बता तो रहा था वो टाइम, लेकिन टाइम को कैसे बता रहा था? लिमिटेड यूसेज के हिसाब से, यानी कि मतलब बहुत कम जगहों पे इसका प्रयोग होता है। लेकिन मैंने बताया था टाइम की रेंज बताता है वो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, 10 AM टू 6 PM, टाइम रेंज बता दी। यहाँ पे ड्यूरेशन है तो, लेकिन टाइम के बारे में बात हो रही दोनों जगह। ठीक है, चलो अब शुरू कर लेते हैं फॉर को। फॉर को हिंदी में कहते हैं लिए, के लिए। अंग्रेजी में भी कहते हैं ये तुम्हारे लिए है, तो वहाँ पे भी लिए कर दिया। दोनों जगह तो तुमने लिए लिए कर दिया, तो क्या प्रयोग हुआ? इस चीज़ को समझोगे कैसे? क्योंकि अंग्रेजी में तो ये चलेगा नहीं। तुम्हारे लिए, दिस इज फॉर यू, दिस इज टू यू। सही है क्या? कौन सा सही है? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए, दिस इज फॉर यू या दिस इज टू यू। तब जाके पता चलेगा कि आप यहाँ पे सीख पा रहे हैं या नहीं। सो फॉर का जो सबसे पहला यूज है वो ये है कि जब हम अपने पर्पस को लेकर बात करते हैं, किसी बेनिफिट को लेकर बात करते हैं, फायदा चाहिए भाई। दिस गिफ्ट इज फॉर यू। क्या ये मैंने सेम एग्जाम्पल कहीं देखा है? बिल्कुल देखा है। पीछे जब आपने देखा था तो उसमें भी एक एग्जाम्पल आया था नहीं? चलिए आप लोगों को थोड़ा सा यकीन दिलाते हैं। He sent a gift to me, जब एक्शन का क्या था, वो रिसिपिएंट था। और यहां पर क्या है? बेनिफिट या पर्पस। दिस गिफ्ट इज फॉर यू। भाई फायदा हो रहा है किसी को? हो तो रहा है, इन भाई साहब को, इन बहन को फायदा हो रहा है। अब यू कौन है ये नहीं पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस रूम इज फॉर गेस्ट। पर्पस है भाई। क्या होता है, हम हमारे घरों में भी जब कमरे बनाते हैं तो हम एक आधे कमरे जो है घर पे, अगर हमारे रिश्तेदार आते हैं, कोई अतिथि आते हैं, तो हम उनके लिए वो कमरा रखते हैं कि हाँ भाई ठीक है, कोई आएगा तो वो वहाँ पे सोएगा या सोएगी। समझ रहे हैं? तो होता है ऐसा, इंडियन फैमिली में तो बड़ा ये सिस्टम रहता है। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 hours। मैं 5 घंटों से क्या कर रही हूँ? काम कर रही हूँ। ठीक है, आई हैव बीन वर्किंग। यहाँ पे ड्यूरेशन की बात हुई तो ड्यूरेशन में क्या फ़र्क होता है? टू वाले में क्या फ़र्क था जब टाइम की बात होती? टू में हमें जो है टाइम बताया जा रहा था कि भाई यहाँ से यहाँ तक का एक समय रहेगा। यहाँ ड्यूरेशन की बात होती है, इसमें एग्जैक्ट टाइम नहीं होता। इसमें क्या होता है? आवर्स को लेकर बात होती है। इसमें क्या होता है? ड्यूरेशन को लेकर बात होती है। कहने का मतलब 5 घंटे, 7 घंटे, 10 दिन, 15 दिन, इस तरह से बात चलेगी। सो आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 hours। सपोर्टिंग समवन और समथिंग, भाई किसी का सपोर्ट किया है आज तक? उम्मीद है किया होगा। ठीक है, क्योंकि जब कहीं गलत हो तो आपको गलत के
अगेंस्ट, भले वो गलत आपके साथ नहीं हो रहा है, लेकिन जब कुछ गलत हो तो आपको जिसके साथ गलत हो रहा है उसके साथ खड़ा होना ज़रूरी होता है ना। समाज ऐसे ही चलता है, समाज केवल न्यायालयों के ऊपर निर्भर नहीं करता, ठीक है, पुलिस प्रशासन के ऊपर निर्भर नहीं करता, समाज लोगों पर भी निर्भर करता है। आसपास के लोग अगर गलत को गलत बोलना नहीं जानते, सड़क पे आप चल रहे हैं और कोई किसी को पीट रहा है, आप देख रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ देख रहे हैं, आप एक मूक क्या बन के रह गए, व्यूअर बन के रह गए। आदत होगी ना यूट्यूब चलाते रहने की, इंस्टाग्राम चलाते रहने की, तो एक मूक जो है व्यूअर बनने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं बचता वहाँ पे भी। फॉर का यूज़ किस लिए होता है, सपोर्ट के लिए। ऐसे कुछ कुछ उदाहरण बीच बीच में लाते रहती हूँ ताकि तुम लोग को कुछ चीज़ें याद हो जाए, बस, और कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है। ये नहीं सोचना है आप लोगों ने कि मैम आप जो है इधर उधर की बातें कर रहे हैं, आप काम की बात नहीं करें, काम की ही बात है, तुम्हें याद रह जाएगा, याद रखना मेरी बात। सो जब आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी बात को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आई वोटेड फॉर द न्यू कैंडिडेट, भाई नया कोई कैंडिडेट है, निर्दलीय है या किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से है, मैंने उसके लिए वोट दिया है, तो मैंने क्या किया, उस पर्सन का समर्थन किया, क्या किया, सपोर्ट किया, ठीक है। कॉज और रीजन, ठीक है भाई, जब किसी चीज का तुम्हें कारण बताना हो, थैंक यू फॉर योर हेल्प, मदद के लिए धन्यवाद, आपका धन्यवाद, भाई तुमने मदद की इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू बोल रही हूं, तो ये क्या हो गया, कॉज हो गया। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, देर से आने के लिए माफ करना, क्यों माफ करना भाई, क्योंकि मैं देर से आया या आई हूं, तो यहाँ पे हो गया कॉज और रीजन। तो 4 ये जो यूजेस है समझ में आए, अब पता चल गया कि कहाँ पर फॉर का यूज करोगे, कहाँ पर टू का यूज करोगे। और जो मैंने सवाल पूछा था पहले, दिस इज फॉर यू, दिस इज टू यू, मुझे बताया नहीं अभी तक आप लोगों ने, लेकिन बता दीजिएगा फटाफट, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। कॉमन स्पोकन फ्रेजेस, दिस इज फॉर यू, लो भाई, अरे जवाब मिल गया। यू कैन डू समथिंग फॉर मी, कैन यू, सॉरी कैन यू डू समथिंग फॉर मी, क्वेश्चन मार्क है, सवाल पूछा है, क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। यहाँ पे रीजन है, पर्पस, इंटेंशन, बेनिफिट, हाँ। दिस इज फॉर यू, क्या बताना चाह रहा है यहाँ पे, बेनिफिट। आई एम हैप्पी फॉर यू, क्या बताना चाह रहा है यहाँ पे, कॉज, रीजन, मैं क्यों खुश हूँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारा कुछ अच्छा हो गया, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, ठीक है। चलो, बहुत लंबी बात हो जाती है जब हम प्रेपोजिशन पे आते हैं, क्योंकि प्रेपोजिशन ऐसे एक टॉपिक है, अगर आप देखेंगे कि जिन पर चर्चा लंबी ही होती है, क्योंकि प्रेपोजिशन जो है वो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग में आते ही हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप प्रेपोजिशन का प्रयोग वहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक, ऐसी कोई जगह नहीं दिखेगी जहाँ पे आप प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करोगे जब आप डेली कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो। अगर बात वो अलग है भाई, दिस इज़ अ कैट, दैट इज़ अ डॉग, बस ऐसे बोलना चाहते तो फिर वो बात अलग है, लेकिन जब कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं तब प्रेपोजिशन का प्रयोग होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, और जैसा मैंने कहा था शुरुआत में ही कि कितने प्रेपोजिशन के बारे में बात हो रही है भाई, 4, जिसमें से 2 तुम पढ़ चुके हो। 2 कौन है, टू, फॉर, अब क्या पढ़ रहे हो, विद, और फिर क्या पढ़ोगे, बाय। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ, विद और बाय में भी कुछ कॉमन चीज़ें हैं, और इनका जो कॉमन फंक्शन है वो हर किसी को नहीं पता ये है कि क्या कॉमन फंक्शन है, लेकिन डिफरेंस नहीं पता। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि डिफरेंस नहीं पता, ठीक है। चलो जी, अब इन नए जोड़े के लिए हम नया कलर यूज करेंगे। नया कलर जो है हमारा है ब्लू। तो प्रेपोजिशन विद के यूजेस पढ़ रहे हैं, टुगेदरनेस, अकम्पैनीमेंट, ओके, अकम्पनीमेंट मतलब, ओके फाइन, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे मार्केट जाना है, मैंने मेरी बहन से कहा कि चलो तुम भी मेरे साथ चलो, अकम्पनी नहीं, मेरे साथ चलो। कंपनी समझते हैं ना, बस ए लगा दो। तो कंपनी का मतलब एक होता है जो कारखानों वाली कंपनियां जो चलती हैं, जो सामान वामान बेचती हैं,
और एक कंपनी का मतलब होता है आपका साथ, आपके साथ जुड़े लोग, कि अ पर्सन इज नोन बाय हिज कंपनी। आप जिस तरह के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जिस तरह के लोग आपके पास हैं, उन्हीं से आप जाने जाते हैं, है ना। सो टुगेदरनेस, जुड़ाव आप लोगों का, ठीक है, लोगों का आपसी जुड़ाव। आई वेंट टू द पार्टी विद माई फ्रेंड्स, मैं जो हूं पार्टी में जा रही हूं अपने दोस्तों के साथ। साथ, टुगेदरनेस, अकम्पनीमेंट, सिंपल है। इंस्ट्रूमेंट और टूल, शी कट द पेपर विथ सिजर्स। अब यहां पे तुमने क्या बताया, इंस्ट्रूमेंट और टूल, सीजर यहां पे टूल हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो जब भी भाई जी कोई एक्शन हो, किसी टूल का नाम लेना हो, आपको बताना हो कि आपने ये जो काम किया वो किस माध्यम से किया है, उसमें कौन से औजार शामिल थे, आप लगाएंगे टू, सॉरी विद। लेकिन वहीं जब इंस्ट्रूमेंट ना हो, व्यक्ति हो, आई वॉज हिट बाय हिम, आई वॉज, जरा फर्क देखिएगा जी, आई वॉज हिट बाय हिम, आई वॉज हिट विद अ बॉल, और I was hit with a hammer, हथौड़ा, भाई हथौड़े से तो बहुत जोर से लग जाए कि हथौड़ा हटा देते हैं, चलो बॉल ही लिख देते हैं। तो जब तुमने ये बताया कि कोई क्रिया जब है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी औजार, किसी टूल के द्वारा, किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हुई है, तो तुमने लगा दिया विद। क्या लगाया? लेकिन जब तुम किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हो कि इस व्यक्ति के द्वारा मुझे मारा पीटा गया या कुछ भी हुआ, कोई भी एक्शन तुम पर हुआ, तुमने क्या लगा दिया? तुमने लगा दिया बाय। ये जो देखिए, ये जो बेसिक सा डिफरेंस है, अगर आप इस चीज का अंतर नहीं जानते, विश्वास मानिए आज मेरा, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स अगर ढंग से पढ़ लोगे ना, कई ऐसे एग्जाम है जो क्लियर कर जाओगे। सोच के देखो, इंटरव्यू ही नहीं, एग्जाम में जब अंग्रेजी लैंग्वेज मैंने देखा है, बच्चों को पूछा जाता है ग्रामर्स के कई सारे क्वेश्चन, तो वहां पर भी ये बहुत मदद करेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट, मैनर या एटीट्यूड। जब आप ये बताना चाहते हैं कि कोई भी जो क्रिया की गई किस तरह से, किस, आप समझे मैनर, जैसे हम कहते हैं किस शिष्टाचार में हुई है कि अशिष्टाचार से हुई है, कैसे हुई है। ठीक है, तो क्या एटीट्यूड था? ही स्पोक विथ कॉन्फिडेंस। एटीट्यूड देखो, मैनर देखो, बिल्कुल जो है उसने क्या है, पूरे आत्मविश्वास के साथ बात की, वह डर डर के बात कर रहा था। ही स्पोक विथ अ ट्रेम्बलिंग वॉइस, कांपती हुई आवाज से बात कर रहा था। मैनर बता रहे हो कैसे बात कर रहा था। शी स्माइल्ड विथ जॉय, वो आनंद से मुस्कुराई। क्या बता रहे हो? उसका एटीट्यूड, कि वो पर्सन जो है, वो लड़की जो है, जब वो खुश होती है, जब मुस्कुराती है, तो वो इस तरह से मुस्कुराती है। ठीक है, अच्छा चलिए, मैनर हो गया जी। हैविंग समथिंग, हैविंग समथिंग मतलब अ मैन विद अ बियर्ड केम इन। अब यहाँ पे क्या है, जब तुम्हारे पास कुछ चीज होगी, तुम्हारे पास कुछ चीज, कोई चीज होगी, मतलब अब वहां पे वो डिस्क्राइब कर रहा है कि ये देखो एक दाढ़ी वाला आदमी आया, दाढ़ी वाला, उसकी दाढ़ियां थी, ही हैड बियर्ड्स, तो ही हैड समथिंग,
उसके पास कुछ था ऐसा जिससे उसकी एक आइडेंटिटी बना दी गई, तो ये मतलब यहाँ पे ये हो गया, अ मैन विद अ बियर्ड केम इन, अ गर्ल विद अ लॉन्ग हेयर्स, एक लड़की लंबे बाल वाली, बड़े लंबे बाल थे। सुनी होंगी आपने ऐसी कुछ कहानियां, रपंजल वाली, कई सारे हमारे साथ भी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं। सो शी हैज लॉन्ग हेयर्स, सो शी इज हैविंग समथिंग, अंडरस्टूड। चलिए कॉमन स्पोकन फ्रेजेस देख लेते हैं। आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, किसी को सपोर्ट कर रहे हो। आर यू कमिंग विद अस, क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपनी वाली बात हो गई, टुगेदरनेस वाली बात हो गई, पूछ रहा है लेकिन। ही डिड इट विद ईज, मैनर, किस तरीके से उसने वो काम किया भाई, बड़े आराम से काम कर दिया, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ इन उदाहरणों को आप हर दिन के बातचीत में प्रयोग में ला सकते हैं। अब कैसे लाना है ये आप निर्धारित कर लीजिए, ये आप सुनिश्चित कर लीजिए जी। चलिए आखिरी वो प्रेपोजिशन जिसके बारे में चर्चा होनी है, आखिरी वो प्रेपोजिशन इस सीरीज का, अभी खत्म नहीं हुई प्रेपोजिशन, अभी कारवां चलता रहेगा, क्योंकि अभी वो प्रेपोजिशन आने बाकी हैं जो केवल डायरेक्शन बताएंगे, वो प्रेपोजिशन आने वाले बाकी हैं जो केवल टाइम बताएंगे। अब ऐसे प्रेपोजिशंस के उन ग्रुप को पढ़ने में और ज़्यादा दिलचस्पी होगी, क्योंकि काम वो एक ही कर रहे हैं लेकिन अलग अलग तरह से कर रहे हैं, इसलिए अलग अलग जगह पे प्रयोग आएगा। और स्पोकन इंग्लिश की सबसे बड़ी जो आप कह सकते हैं सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो यही होता है कि यार यहाँ पे भी तो मैं यही सेम शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो यहाँ पे ये क्यों नहीं प्रयोग हो रहा, वहाँ पर तो इसका प्रयोग ऐसे हो रहा था, यही समस्या है, ठीक है। चलिए बाय का प्रयोग करो जी। बाय, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, बाय का प्रयोग कैसे होगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन से। चलिए जी, जब आप ये बताना चाहते हैं कि आपने कौन सा घोड़ा गाड़ी पकड़ के, कौन सा घोड़ा गाड़ी में बैठ के तुम यहाँ पे पहुंचे हो, जब तुम कम्युनिकेशन बताना चाहते हो कि मैं तुमसे जो बातचीत कर पा रहा हूँ, कनेक्ट हो पा रहा हूँ, तो मैं किस माध्यम से आपसे कनेक्ट हो पा रहा हूँ वो बताओगे, तब क्या होगा, तब बाय का प्रयोग। आई केम बाय का, देखो मैं गाड़ी से आया, ये हम पढ़ चुके हैं कहीं पे, बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में कहाँ पे हमने जो है ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ा था, और कहाँ पे मैंने बताया था पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं और प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम क्या करते हैं, पर्सनल जो व्हीकल्स होते हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं। सेंड इट बाय ईमेल, इस नोटिस को, इस इंफॉर्मेशन को ईमेल से भेजो, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर है, होना चाहिए। एजेंट इन पैसिव वॉइस, भाई ये पैसिव वॉइस तो पढ़ना पड़ेगा एडवांस लेवल में। अब पैसिव वॉइस सिंपलेस्ट तरीके से अगर मैं बताऊं तो पैसिव वॉइस होता है जब आप अपनी बात को सीधी तरह से न करके घुमा के बात कर रहे हैं, ठीक है। द सॉन्ग वॉज रिटन बाय हर, यह गाना जो है उसके द्वारा लिखा गया, तो यहाँ पे सीधे सीधे बोल सकते थे ना हम, ये गाना उसने लिखा है, यह गाना उसके द्वारा लिखा गया, तो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, एजेंट, द्वारा। अब समय, समय, समय तो टू ने भी बताया था, समय तो फॉर ने भी बता दिया, और समय अब ये बाय भी बता रहा है। फर्क क्या है, जब टू की बात हुई थी समय के लिए, फिर से याद कीजिए, लिमिटेड टाइम स्पेन को एक रेंज की बात हो रही थी, यहां से यहां तक का समय। फॉर में ड्यूरेशन की बात हो रही थी, इतने घंटों तक, इतने हफ्तों तक, इतने दिनों तक, जो भी चलेगा। और बाय में क्या होगा, डेडलाइन, फिनिश द वर्क बाय 5 PM, यह काम 5 बजे तक खत्म कर दो। कितने बजे तक, 5 बजे तक, डेडलाइन। तो भाई जब कोई तुम्हें डेडलाइन दे, तुम्हारा बॉस तुम्हें डेडलाइन दे, तुम अपने जूनियर सीनियर जिसको भी डेडलाइन दो,
गिव माई सैलरी बाय 8th of July। लो जी, एक डेडलाइन दे सकते हो क्या? ऐसा कुछ ऐसा नहीं दे सकते हो। तो ऐसे कभी प्रयोग में लाना भी नहीं, गड़बड़ बड़ी हो जाएगी, फिर कहोगे कि हमने तो वहाँ कहीं सीखा था। यूजुअली क्या होता है, आमतौर पे जो डेडलाइन का काम होता है देने का, डेडलाइन देने का काम आपके बॉस का होगा, आपके सीनियर का होगा, आपसे जो बड़े अधिकारी हैं उनका होगा। यही पैटर्न चलता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मतलब प्रयोग ऐसा ना हो कि पता चले तुम ही पे भारी पड़ जाए। मेजरमेंट और स्टैंडर्ड, मेजरमेंट और स्टैंडर्ड, किसी चीज का आंकलन जब तुम कर रहे हो, ठीक है, जब तुम किसी चीज का स्टैंडर्ड, मतलब कि इसका यहाँ पे मापदंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, प्राइसेस वेंट अप बाय 10%। भाई इतने मेजरमेंट से देखो 10% से जो दाम है वो बड़े हैं, होता है ऐसा। मार्केट में कोई भी चीज़ होती है, कई बार देखो आजकल चॉकलेट बड़े महंगे हो रखे हैं, तो चॉकलेट भाई जो पहले मिलते थे 100 रुपए के, अब हो गए हैं 200 रुपए के। बड़ी बड़ी जो है क्या है, ये हमारे लिए समस्या हो गई है। अब ऐसा है कि चॉकलेट, क्योंकि एक क्या है, लोग कहीं ना कहीं इसको ऐसे ट्रीट करते हैं कि ये आम लेवल पे प्रयोग में आने वाली इतनी कुछ खास चीज़ नहीं है कि जिसके बिना तुम भूखों मरोगे, तो इसलिए इस पर चर्चा नहीं होगी। बट जब प्राइसेस बड़े हैं तो कितना इन्फ्लेशन आया भाई, कितने % का इन्फ्लेशन आया? अगर जो चॉकलेट 100 रुपए की थी अब 200 की मिलती है, तो मुझे बताओ रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। ही वन द रेस बाय अ सेकेंड, एक मेजरमेंट 1 सेकेंड से जीत गया। तुमने बताया इस मापदंड से, इस मूल्यों से ये आगे निकल गया, ये कम पड़ गया, क्या जो भी हो गया, ठीक है। नियरनेस और लोकेशन, नियरनेस और लोकेशन देख लीजिए। ही सैट बाय द विंडो, किसी चीज के बगल में, किसी चीज के बगल में, ठीक है। तो ही सैट बाय द विंडो, वह खिड़की के पास बैठा है। क्या है ये? पास, आस पास, वही हुआ है नियरनेस। नियरनेस का मतलब क्या होता है? किसी चीज के समीप, पास में, बगल में, ठीक है। तो कभी मुझे कोई लोकेशन बताना हो जो नियर बाय लोकेशन सी सेंस दे रही हो, तो मैं बाय का प्रयोग करूंगी। कॉमन स्पोकन फ्रेजेस में क्या यूज होता है? कम बाय 10 o'clock, बाय मिस्टेक, आई डिड इट बाय मिस्टेक, मुझसे ये गलती से हो गया। लाइकवाइज ट्रेवल बाय बस, ट्रांसपोर्टेशन, वही आपने देख लिया, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन के सेंस में। कोई समस्या है बता दीजिए भाई कमेंट सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन फ्रेजेस दिए गए मुझे उम्मीद है कि उसमें कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। प्रेपोजिशन और इनके प्रयोग। टू, डायरेक्शन या रिसिपिएंट, दिशा बतानी हो या किसी चीज, कोई भी एक्शन जो आप पर हुआ या आपने जो है आपने रिसीव किया किसी भी चीज को, ठीक है, किसी एक्शन को, दोनों तरीके से, तो टू आ जाएगा। आई स्पोक टू हिम, मैंने उससे बात की। फॉर, बेनिफिट या पर्पस, आई मेड दिस फॉर यू, किसके लिए बनाया भाई? तुम्हारे लिए। विद अकम्पनीमेंट टूल, कैसे प्रयोग करोगे? जब किसी के साथ के लिए बात कर रहे होगे या किसी टूल माध्यम के द्वारा, ठीक है। मीडियम क्या था उस एक्शन का? शी पेंटेड विद अ ब्रश, ब्रश के द्वारा दीवार को पेंट किया गया। ये तो मैं बता रही हूँ दीवार को, लेकिन उसमें नॉर्मल लिखा है। बाय, बाय का है एजेंट, मेथड, डेडलाइन। द लेटर वॉज सेंट बाय पोस्ट, अब ये बाय पोस्ट यहाँ पे इन दोनों की पूर्ति करता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पर इनका एक समरी जो है आपको समझ में आ गया, एक कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस के लिए क्या करें, कुछ सेंटेंसेस गिवन है आप लोगों को, सेंटेंसेस को बोलकर प्रयोग में लाने की कोशिश करें तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। आप इसको खुद से भी समझेंगे ना तो समझ आए। अब क्योंकि प्रैक्टिस का काम शुरू हो ही रहा है तो देख लीजिए कुछ सवाल जवाब चलेंगे। What did you, who did you give the letter to? तुमने वह पत्र किसे दिया? जवाब दो। अब 5 लाइन में जवाब दो। समझ रहे हो? खुद से सवाल पूछो, यहाँ सवाल दे दिए गए हैं, अब उनका जवाब दो। कहाँ कहाँ पे प्रीपोजिशन आ रहा है, कैसे कैसे इसका प्रयोग कर रहे हो, ये आप हमें बताओ कमेंट सेक्शन में।
फिल इन द ब्लैंक्स है, मिक्स है, विद, फॉर, टू, बाय, जो भी है उसमें भरने हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट प्रेपोजिशन लगाना है। कहीं पे अगर कोई प्रेपोजिशन नहीं दिख रहा है, गलत दिख रहा है, प्रेपोजिशन का प्रयोग करोगे, ठीक है। सेंटेंसेस को फिर दोबारा से लिखना है। तो ठीक है जी, इसी के साथ हमारा जो ये क्लास है यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आप लोगों को इस क्लास में कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी, ठीक है। मुझे तो बड़ा मज़ा आया आप लोगों को ये जो डिफरेंट यूजेस है प्रेपोजिशन बताने, क्योंकि प्रेपोजिशन जो है आप समझ लीजिए यही इसके ख़त्म होते ही आपका एडवांस लेवल शुरू हो जाएगा। तो अब मैं आपसे मिलूँगी डे 19 में, ठीक है, और वहाँ पे हम प्रेपोजिशन को ही डिस्कस करेंगे और वो इम्पॉर्टेंट प्रेपोजिशन होंगे जो आप हर दिन में प्रयोग में लाते ही होंगे फॉर श्योर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस चैनल को आप कर दो सब्सक्राइब। ये अगर वीडियो आपको लगता है यूज़फुल रहा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप जानते हैं कि आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को इस तरह के वीडियोस की ज़रूरत है, इस तरह के कोर्स की ज़रूरत है, देखिए 30 डेज़ का स्पोकन इंग्लिश कोर्स मेरी गारंटी है अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। करना केवल इस पूरे कोर्स को हर दिन बैठकर देखना है आपने, ठीक है। डे 1 डे 2 जो भी है वहाँ से शुरू करना है आपको। तो इस कोर्स को भी आप अपने फ्रेंड्स फैमिली और जो भी नियर वंस हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ इस क्लास में लगाते हैं विराम और अगली क्लास में होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें।